Hello, good morning all the students. How are you? Are you well? And I hope that you each and every student must be fit, fine, healthy, wealthy. Dear students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जितने चीज़ को पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सारी बातों को मैं डिटेल से बताया हूँ और इन सारी बातों को डिटेल से बताया हूँ तो उसी आधार पे मैं आज आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ। और आज के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि जैसा कि हम सारे बच्चे और सारे टीचर्स हजरात जो जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हजरात हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं क्या कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस वेरी चैनल एंड इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज़ आर गोइंग ऑन राइट नो, अभी जारी है और उसी में इनकलाबी सीरीज ए जारी है। और इनकलाबी सीरीज जो ए जारी है तो इसमें इससे पहले वाला वीडियो जो था वो 13th वीडियो था, यानी 13वां वीडियो था। मैंने उस पर यहाँ तक यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर उससे रिलेटेड मैं टेस्ट भी कुछ वाक्य 5-6 वाक्य को वो बना के भी दिखाया था कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको गुड कमांड नहीं है इन आइटम्स में तो फिर आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, और जब आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा तो फिर इट विल बी वेरी टफ टास्क फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश और टू रीड इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। तो आप ना अंग्रेजी को अच्छे से बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। लेकिन आज वाला वीडियो जो है बच्चे, ये जो 13th वीडियो इससे पहले वाला था और आज वाला वीडियो जो है ये 14th यानी 14वां वीडियो है, 14th वीडियो है। तो इसीलिए सब बच्चों को मैं पॉइंट पे आने से पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गरीबों चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे। कहने का गर्ज मेरा है स्टूडेंट कि जब तक आप सारे बच्चे जितने लोगों के पास ये YouTube चैनल पहुंचा हुआ है या पहुंच रहा है, वो एक मेरा जिद है कि जिस एक शेर है और कि जहाँ आसमां को जिद है यहाँ बिजलियाँ गिराने की, जहाँ आसमां को जिद है ये बिजलियाँ गिराने की, वही मुझे भी जिद है अपनी आशियाना बनाने की। तो कहने का गर्ज ये है स्टूडेंट कि जब तक मेरे सारे स्टूडेंट जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कोई भी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़र्रा बराबर नहीं है। आप ईमानदारी से सिर्फ सारे वीडियोज़ को 1 by 1 गौर से सुनिए, फिर उसका नोट्स बनाइए, फिर एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए। मैं कसम खा के कहता हूँ आपके अंदर में अगर इनकलाब और चेंजिंग और क्रांति नहीं आ गया तो फिर मेरा नाम AR बाबुल नहीं। और इसीलिए इस चैनल का नाम ही रखा, जो सीरीज चल रहा है इनका नाम है इनकलाबी सीरीज, यानी आपके अंदर में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति और एक तब्दीली और तगय्युरात पैदा कर देगा। आप सिर्फ मेरे पे यकीन करना, बिलीव मी एंड आई गिव यू गारंटी दैट कि ईच एंड एवरी वीडियो इफ़ has been watched by you very carefully or very scrupulously, consistently, with regularity, so I give you challenge, there is no any need to go to any teacher to contact any book. That is why मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इससे पहले वाले वीडियो को आप कायदे और करीने से समझे होंगे। अगर उसको समझ गए हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तक मैं समझाया था और इसमें भी ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, इसका नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है, मैं डिटेल से बता चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ तक जो हो गया था हम लोगों का, तो इसी आधार पर मैं कुछ टेस्ट आप लोगों का ले रहा हूँ। आप लोग समझना और सब बच्चा मन ही मन सोचना कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 9 क्वेश्चंस हैं। ने एक वाक्य है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठा, सातवां और ये सातवां और जाके 8वां, ये 9वां। 9 सेंटेंसेस मैं दे रखा हूँ। आपका ये टेस्ट है एक तरह का। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका लेवल अभी तक क्या बना है, एट व्हाट लेवल राइट नो यू आर, एंड इफ़ यू हैव सीन और इफ़ यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज़ वेरी रेगुलरली, तो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरी क्वेश्चन वुड ईजीली बी सोल्व्ड बाई यू। तो आप लोग मिलाना, मैं सोल्व करता हूँ और ईमानदारी से ख़ुद में इमेजिन करना कि मैं कितना पानी में हूँ। तो डियर स्टूडेंट, पहला वाक्य है कि हम लोगों को एक अनजान आदमी एक खूबसूरत उपन्यास दे रहे थे।
क्या है कि हम लोगों को एक अनजान आदमी एक खूबसूरत उपन्यास दे रहे थे। तो इसमें करना क्या, अभी हम लोगों को ट्रांसलेशन बच्चा नहीं बनाना, अभी मैं ट्रांसलेशन का एक बेस तैयार कर रहा हूँ जो कि आज तक किसी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं लिखी गई है। इन बातों को मैं एक बेस तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर तुम कमांड बनाओ। जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में कहा था कि 50% प्रॉब्लम ऑफ योर्स वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आउट, यानी अंग्रेजी सीखने में अगर 100% प्रॉब्लम है किसी बच्चा को, इन आइटम्स को समझ जाता है तो 50% प्रॉब्लम उसका ख़त्म। अब रहा 50% तो मैं हूँ ना। तो देखो बच्चों, तो अभी हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि ट्रांसलेशन अभी हम 10 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपका बेस को तैयार कर रहा हूँ। इफ़ योर बेस would be strong, तो automatically each and every things or each and every new things would be easy for you to understand or to comprehend। तो उसके साथ साथ मैं आज से क्या कर रहा हूँ बच्चे कि मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूँ। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वॉइस, नरेशन, डिग्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ईच एंड एवरी थिंग्स आई विल टीच यू। लेकिन मैं फिर भी अंग्रेजी बोलने का गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि जब तक आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप जानने के बावजूद, आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं, कंप्लीट ग्रामर जान रहे हैं, लेकिन आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स, व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। जिस तरह से ड्रेस का काम होता है इंसान को खूबसूरती और प्रोटेक्शन प्रदान करना, उसी तरीके से आपका स्टेटमेंट, आपका स्पीच, आपका विज़न, आपका ख्याल, आपका भाषण कितना ख़तरनाक और कितना ब्यूटीफुल है और कितना इफ़ेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए आज से मैं एक नई अंदाज़ को इख्तियार कर रहा हूँ कि जितना मैं वाक्य दूंगा, इसको तुमको डिटेक्ट आउट करना है कि कौन सब्जेक्ट। अभी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वाक्य दे रहा हूँ। सबसे पहले सिर्फ आप गारंटी के साथ मुझसे ये वादा कर दो कि सर हम लोग इन चीज़ों को समझ गए हैं कि वाक्य में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन डेस्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर मैं कहूँगा सिर्फ इंतज़ार करो, देखो कि आगे क्या होने वाला है। तो और उसके साथ साथ मैं क्या आज जो बोले कि एक नई अंदाज को इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अनटिल एंड अनलेस योर वर्ड पावर वुड बी स्ट्रॉन्ग, यू कैन नेवर एक्सप्रेस योर गुड व्यूज़ और गुड विशेस। तो आपका वर्ड पावर भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जाना चाहिए। टेंस में आने से पहले हम लोग कम से कम 2000 वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो इसीलिए मैं जितना वाक्य दिया हूँ, अभी तो ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, सिर्फ हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चुनना है। लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उन वर्ड्स को मैं लिख दिया हूँ ताकि आप बच्चे वर्ड मीनिंग को भी याद करेंगे। और वर्ड मीनिंग को याद करने का 5 तरीके हैं। ये मैं फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ कि एक वर्ड को एक बार याद कर लें तो फिर ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो बताया था मैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, सबसे पहले स्पेलिंग होना चाहिए, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर उसका मीनिंग, फिर मीनिंग का मीनिंग, उसके बाद यूसेज। उसको सेंटेंस बनाइए आप, उस वर्ड के सहारे से आप सेंटेंस बनाइए 10, 15, 20, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपकी मेमोरी में रह जाता है। आप अगर वर्ड सेंटेंस नहीं बनाते हैं उस पार्टिकुलर वर्ड के साथ जिसको आप याद किए हैं, तो फिर वो वर्ड आप आज याद करो, 10 दिन के बाद फिर भूल जाओगे। इसीलिए यू मस्ट ट्राई वट एवर वर्ड्स यू आर लर्निंग और यू आर रिमेंबरिंग, तो विद द हेल्प ऑफ दोज वर्ड्स यू मस्ट फ्रेम सेंटेंसेस, तो इट विल नेवर गेट डिलीटेड फ्रॉम योर ब्रेन, इट विल स्टे फॉर एवर। ये हमेशा आपका दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए बच्चे सबसे पहला वाक्य है, आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार हो जाओ, टेस्ट रेडी। तो पहला वाक्य है कि हम लोगों को एक अनजान आदमी एक खूबसूरत उपन्यास दे रहा था। सबसे पहले देखो जी, यहाँ पर एक अनजान आदमी, और अनजान आदमी को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंजर। अनजान आदमी, स्ट्रेंजर, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, अनजान आदमी, ही इज एन स्ट्रेंजर। तो बोल देंगे ही इज एन स्ट्रेंजर, तो एक अनजान आदमी। और उसके बाद यहाँ पर है कि एक खूबसूरत उपन्यास। खूबसूरत उपन्यास क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है ब्यूटीफुल नॉवेल्स, यानी खूबसूरत उपन्यास। तो अब देखो, ये हम वर्ड मीनिंग जान लिए। सारे बच्चे वर्ड को भी लिख लेना एकदम बिल्कुल रोक रोक करके वीडियो को, एक तरफ से जितना भी वर्ड होगा सारे वर्ड, और मैं पूछूंगा कभी, आप लोग मन ही मन जवाब देना। तो अनजान व्यक्ति का अंग्रेजी स्ट्रेंजर और खूबसूरत उपन्यास का अंग्रेजी हुआ ब्यूटीफुल नॉवेल। अब आते हैं हम लोग टेस्ट पर कि देखो बच्चे, आप लोगों को चुनना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को एक अनजान आदमी एक खूबसूरत उपन्यास दे रहा था। तो सबसे पहले देखो जी, कौन दे रहा था उपन्यास, तो एक अनजान आदमी दे रहा था या दे रहे थे।
तो अब यहाँ पर देखो एक अनजान आदमी देने का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, और दे रहा था ये क्या है, वर्ब है। और क्या दे रहा था, किसको दे रहा था, तो एक खूबसूरत उपन्यास किसको दे रहा था, तो हम लोगों को दे रहा था। यानी उसका असर किस पर पड़ रहा था, हम लोग खुश हो रहे थे हम लोगों पर, और जिस पर असर पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये भी ऑब्जेक्ट है। और किस चीज को दे रहा था, को, कर्ता ने कर्म को आना चाहिए, तो किस चीज को दे रहा था, तो एक खूबसूरत उपन्यास को, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों को, हम लोग अगर बोलेंगे हम लोगों को, तो आदमी है यानी इंसान तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वस्तु है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों का सही हुआ होगा। लेकिन आगे देखो बच्चों कि तुम लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप ये देखो कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है। हमने बता रखा है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वन हु डज एन एक्शन दैट इज सब्जेक्ट, जो काम को कर रहा है या करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो तुम लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अब यहाँ पर देखो कि पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना से आया है तो ये वर्ब है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और मैं जो पढ़ा रहा हूं किसको, तो तुम लोगों को। और किस चीज को पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी को पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि तुम लोगों को, ये कोई इंसान हो सकता है, और इंसान है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये कोई वस्तु या किसी भाषा का नाम है तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगला वाला वाक्य में आते हैं कि मेरी दादी को दादाजी डांट रहे थे। तो अब इसमें देखो कि डांटने का काम कौन कर रहा है, तो दादाजी डांटने का काम कर रहे हैं, यानी डांट रहे थे। तो डांट रहे थे डांटना से बना है, बताए थे कि ना जिसके आखिर में हो और शक्ल में परिवर्तन हो तो वो वर्ब कहलाता है। तो डांटना से बना है, डांट रहे थे ये वर्ब है, और दादाजी सब्जेक्ट है। तो दादाजी जो डांट रहे थे तो किसको डांट रहे थे, तो दादी को। लेकिन हमने ये भी बताया है कि रा रे री से जुड़ा हुआ शब्द एक कैटेगरी में आता है, ये पूरे एक कैटेगरी, एक श्रेणी का माना जाएगा। तो ये क्या है कि मेरी दादाजी डांट रहे थे, तो डांटने का असर यानी रिएक्शन किस पर आ रहा था, इस पर, और रिएक्शन को जो रिसीव करता है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में देखो बच्चे सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, जिस वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट हो वहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट चुनेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चुनेंगे। लेकिन आगे देखो कि आप बच्चों को मैं अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को बता रहा हूं। तो बता रहा हूं, बताना से बना, तो डायरेक्ट ये क्या है, वर्ब है। तो वो बताने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। और मैं जो बता रहा हूं तो किस चीज को बता रहा हूं, तो अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को, अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को, ये पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट हुआ। और ये अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को किसको बता रहे हैं, तो आप बच्चों को, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। आप बच्चा इंसान है इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को, ये इंसान ने, इंसान के अलावा कोई वस्तु, किसी भाषा का नाम, किसी प्रॉब्लम का नाम है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो और बच्चे यहाँ पर देखो अंग्रेजी भाषा, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें इस पर आया हुआ है, इसका वर्ड लिख दिया हूँ। और वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ब्यूटीफुल नॉवेल का मतलब वह खूबसूरत उपन्यास, और टीच का मतलब पढ़ाना, और रीड का मतलब पढ़ना। पढ़ना और पढ़ाना में फ़र्क है। और लर्न का मतलब सीखना, और स्टडी का मतलब अध्ययन करना। और यहाँ जो भाषा लफ्ज़ आ गया है, यहाँ भाषा, तो भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, यानी भाषा को हिंदी में भाषा और उर्दू में ज़बान कहते हैं, अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। और जब भाषा डेवलप्ड फॉर्म में हो जाता है तो उसी को लिटरेचर बोलते हैं, जिसको हिंदी में साहित्य बोलते हैं, और उर्दू में इसको अदब बोलते हैं। तो अब इस बात को देखो बच्चों कि आप बच्चों को मैं अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को बता रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, बता रहा हूं वर्ब हुआ, और अंग्रेजी भाषा की बुनियादी बातों को यानी बेसिक थिंग्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला वाला वाक्य है सारे बच्चे पटना चला गया है। तो अब देखो तो पटना जाने का काम कौन किया है, सारे बच्चे, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और चला गया है, जाना से बना है, तो ये वर्ब है। और कहाँ गया है, तो पटना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे वाला वाक्य देखो, मैंने उनको एक अच्छी किताब दी थी। तो देखो तो देने का काम कौन किया है, एक अच्छी किताब किसी बंदा को, तो देने का काम कौन किया है, तो मैंने, और दी थी, देना से बना, तो ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। मैंने जो दी थी तो किसको, तो उनको, और किस चीज को, तो एक अच्छी किताब को। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया, उनको कोई व्यक्ति होगा यानी इंसान, तो इंसान है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कोई वस्तु है, किताब का नाम है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगला वाला वाक्य को देखो कि भारत सरकार एक प्रभावशाली योजना बना रही है। भारत सरकार एक प्रभावशाली योजना बना रही है, तो बना रही है ये वर्ब, तो बना रही है, तो कौन बना रही है, तो भारत सरकार यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है। तो भारत सरकार बना रही है किस चीज को, तो एक प्रभाव, सिर्फ योजना
नहीं होगा ऑब्जेक्ट, इसलिए कि हमने बताया है कि कोई भी वर्ड अगर किसी विशेषण से जुड़ा हुआ रहे तो वो एक कैटेगरी में माना जाएगा। इसीलिए एक प्रभावशाली योजना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर देखो भारत सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया और बना रही है ये वर्ब, और एक प्रभावशाली योजना ये ऑब्जेक्ट है। यानी इस वाक्य में भी सिंगल ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक प्रभावशाली योजना आ गया। तो अब बच्चे इस वर्ड का आप अंग्रेजी में जानो कि जैसे हमने बताया कि बेसिक्स, यहाँ पर देखो कि बेसिक्स या बेसिक या फंडामेंटल थिंग्स को बुनियादी बातें बोलते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को प्रभावशाली योजना बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के लिए अंग्रेजी क्या, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे, भारत सरकार के लिए लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रोना का अंग्रेजी कि वीप या कराई का मतलब रोना, और बड़ी बहन के लिए इल्डर सिस्टर, या बड़ा भाई के लिए वही होगा इल्डर ब्रदर, छोटा भाई तो यंगर ब्रदर, और छोटी बहन तो यंगर सिस्टर। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे वाला सेंटेंस को देखते हैं कि वो रो रही थी, तो इसमें सिर्फ वह सब्जेक्ट है और रो रही थी ये वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। लेकिन अगला वाला वाक्य देखो बच्चों कि मेरी बड़ी बहन मुझे एक कीमती गिफ्ट दे रही थी, तो कीमती गिफ्ट कौन दे रही थी? तो मेरी बड़ी बहन, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और दे रही थी ये क्या है, वर्ब है। और जो दे रही थी तो किसको और किस चीज को? तो मुझको, यानी मुझे का मतलब हुआ मुझको, और एक कीमती गिफ्ट ये है, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। लेकिन फर्क क्या हुआ, मुझे तो कोई इंसान होगा, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आखिर वाक्य है कि हम लोग एक कार खरीदेंगे, तो खरीदने का काम कौन करेगा? तो हम लोग। और क्या खरीदेंगे? तो खरीदना से बना है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और हम लोग जो खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? तो एक कार खरीदेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में भी डियर स्टूडेंट सिंगल ऑब्जेक्ट आया। जब सिंगल ऑब्जेक्ट आया तो वहां पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चुनने की कोई जरूरत नहीं। जब वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट आए तो सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट करके रख देना है। लेकिन जब वाक्य डाई ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप अपने से तुम लोग मुआयना करो, अपना एवेल्युएशन करो बच्चे कि कितना वाक्य किसका सही हुआ। अगर जिन बच्चों का एकदम कंप्लीट सही हुआ तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो अंग्रेजी, उनकी अंग्रेजी ऐसा स्ट्रांग होगा कि वो उसका लेवल शशि थरूर या फिर सलमान खुर्शीद जैसे आदमी के कैटेगरी में वो गिने जाएंगे। अगर इस एज में बच्चे अगर इस तरह की बातों को सीख लेता है तो नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो होल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू विल बी इन फ्यूचर, आप जहां कहीं भी होंगे देयर विल बी नो टेंशन एट ऑल, एंड स्पेशली in the field of English language and literature you will be super one, you will be super one. With this very with this very statement I would like to conclude this video today right now. So just concluding that one quotation, beautiful quotation that is very very important and each and every student must bear in your mind. That is what? कि wealth lost is nothing lost, health lost is something lost, if character lost is all thing lost. दिस मस्ट बी केप्ट इन योर ब्रेन डियर स्टूडेंट। अगर दौलत खत्म हो गया तो कुछ खत्म नहीं हुआ, अगर सेहत खत्म हो गया तो समझो कि कुछ खत्म हुआ। लेकिन कैरेक्टर, अगर तुम्हारी फितरत और आदत बिगड़ गई तो समझो कि तुम साफ चौपट सिंह हो गए। तो इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है कि वेल्थ लॉस्ट इज नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, इफ कैरेक्टर लॉस्ट इज ऑल थिंग लॉस्ट। दैट इज व्हाई आई विश यू ऑल द स्टूडेंट बी अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। ओनली डिसिप्लिन brings prosperity for a nation. Thank you very much. Wishing you all the best.